क्लास को, ये है बिहार स्पेशल का सेकंड नंबर क्लास, बिहार स्पेशल का सेकंड क्लास। ठीक है, इसमें हम बिहार के हिस्ट्री को देखने वाले हैं। और देखिए अभी हमारा जो है ये नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, इसके द्वारा हम ये हिस्ट्री को बहुत ही कम समय में पूरा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम देखने में बिहार का इतिहास कहते हैं कि इतिहास को मुख्यतः 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। ये तो सबको पता होगा, प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक, 3 तरीके से बांट के हम पढ़ते हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में हम देखते हैं आगे, चलिए बढ़ते हैं, क्या देखते हैं। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इतिहास मुख्यतः 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, एक को बोलते हैं आदि ऐतिहासिक और एक ऐतिहासिक काल। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तो प्रागैतिहासिक काल में ना लिखना ना पढ़ना, ठीक है, इसको पाषाण काल भी बोलते हैं। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण तीनों इसी काल में आते हैं। इस काल की हिस्ट्री को हमारे उस समय के यूज के वस्तु, पत्थर, हथियार, इनको देख के लगता है। तो इस काल को क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। और इसी में जो हमारा दूसरा आता है वो आता है आदि ऐतिहासिक काल। इस काल में जो है ह्यूमन बींग जो है, मनुष्य जो पेंटिंग करना सीख गए थे, और या वो लिखना पढ़ना तो जानते थे पर उनकी लिपि हमें पढ़ी नहीं गई है, हमसे समझी नहीं गई है। तो इसे सिंधु घाटी की सभ्यता जिसे है, तो इन सभ्यताओं को हम आदि के ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। इनका काल जो है 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी के पूर्व में दिखाया गया है। और तीसरे नंबर पर आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें हम लिखना पढ़ना जान चुके थे और उस समय की हमारी हिस्ट्री लिखित रूप में उपलब्ध है। इसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। बिहार का इतिहास में हम क्या देखने वाले हैं? प्राचीन काल का बिहार का इतिहास। पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, मौर्य वंश, गुप्त वंश और क्षेत्रीय राजवंश, ये इतने जो हिस्ट्री है बिहार का, इसको हम प्राचीन बिहार में और प्राचीन इतिहास में देखने वाले हैं। मध्यकालीन में क्या देखेंगे हम? दिल्ली सल्तनत और मुगल काल मध्यकाल में देखेंगे। और फिर आएगा हमारा आधुनिक काल का इतिहास, और जिसमें हम क्या देखेंगे? ब्रिटिश को देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का भी योगदान पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया हम क्या देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर रही है। मैं जब पढ़ा हूँ उसको, प्राचीन बिहार का इतिहास देखते हैं। यहाँ पे पाषाण काल के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो पूरा पाषाण काल, देखिए पाषाण काल को 3 पार्ट में देखा था हमने, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में जो है लाखों वर्ष पूर्व में, 1200 ईस्वी लगभग पूर्व में, 12,000 ईस्वी पूर्व में, मुंगेर का जो भीम बांध जो अभ्यारण्य है, अभी भीम बांध अभ्यारण्य भी बोलते हैं उसको, ये एक जगह है। वहां से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पत्थर के कुल्हाड़ी मिली है, खुरपी और चाकू मिली है। और गया के जेठियन से भी प्राप्त हुए या नालंदा से भी प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन आ सकता है आपको कि पूरा पाषाण काल के अवशेष भारत के या बिहार के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो बिहार को अगर पूछेगा तो मुंगेर के भीम बांध, मुंगेर भी दे सकता है या भीम बांध भी दे सकता है। गया, नालंदा से भी प्राप्त हुए हैं। गया में जेठियन की पहाड़ी से और नालंदा से प्राप्त हुए हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो उसके बाद देखिए कि मध्य पाषाण काल में क्या है कि मध्य पाषाण काल जो 12,000 से 8,000 ईसा पूर्व को बोलते हैं, इसमें भी मुंगेर से इस काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। नौ पाषाण काल जो 8,000 से 1,000 ईसा पूर्व के काल को बोलते हैं, इस काल में जो है चिरांद के सारण जिला के जो चिरांद नामक जगह है वहां से प्राप्त हुए। और मुख्यतः क्या मिला है? हड्डियों के बने औजार मिले हैं। कहाँ से? चिरांद से मिले हैं, सारण के। इस क्वेश्चन के आने के सबसे ज्यादा चांस है, तो इसको आप स्टार मार्किंग कर लीजिएगा। ये नौ पाषाण काल के साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चिरांद से प्राप्त हुए, या अगर सारण का नाम दे तो सारण से प्राप्त हुए हैं। और क्या मिले हैं? तो हड्डियों के बने औजार मिले हैं यहाँ से। ठीक है, और देखिए इसी काल के जो है चेचर जो है वैशाली में एक जगह है, वहां से भी साक्ष्य मिले हैं। मनेर पटना से भी साक्ष्य मिला है। और सिनुआर जो है रोहतास, यहाँ से भी साक्ष्य मिला है। नौ पाषाण काल के अवशेषों के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि नौ पाषाण काल में जो है इस जगह पे भी मानव बस्तियां पाई जाती थी। ठीक है, अभी हम वैदिक काल को देखते हैं। देखिए वैदिक काल को जो है मुख्यतः 1500 बीसी से 600 बीसी के अंतराल को वैदिक काल कहते हैं। और इस काल में बिहार को लेकर के क्या हुआ था वो हम आज जानेंगे। तो देखिए आर्यों का आगमन कब हुआ? विदेह उत्तर बिहार में हुआ। विदेह क्षेत्र किसको बोलते हैं? आज के जो दरभंगा का क्षेत्र है, दरभंगा का क्षेत्र जो है, सीतामढ़ी दरभंगा, उसको विदेह क्षेत्र बोलते हैं। तो आर्यों का आगमन कहाँ हुआ? सर्वप्रथम विदेह क्षेत्र में हुआ। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो होता है महाजनपद, जो प्राचीन इतिहास में बिहार के हम लोग पढ़ते हैं 600 वर्ष पूर्व में। तो महाजनपद जो है बिहार में थे, पूरे भारत में थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो महाजनपद थे, मगध महाजनपद, वो बिहार में था। तो देखिए अंगुतर निकाय में से जानकारी मिलती है किसकी? ये महाजनपद की। ये भगवती सूत्र जैन धर्म, अंगुतर निकाय जो क्या है ये बौद्ध धर्म है, और भगवती सूत्र जो है ये जैन धर्म है। यहाँ से जानकारी मिलती है किसकी? महाजनपद की जानकारी मिलती है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा कि अंगुतर निकाय जो है ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित है, और जो भगवती सूत्र है ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। और देखिए महाजनपद कितने थे बिहार में? तो बिहार में 3 महाजनपद थे। कौन कौन थे? एक मगध था, ठीक है, एक वैशाली था, और एक और कौन था? ये मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग बताइए तीसरा महाजनपद कौन था? कमेंट में जरूर बताइए इस बात को। अरे यहाँ तो मैंने लिख दिया यार, तुम लोग जानेंगे।
वज्जी, मगध और अंग, 3 महाजनपद थे। वज्जी महाजनपद को ही वैशाली महाजनपद भी बोलते थे। देखिए वज्जी महाजनपद वैशाली मुजफ्फरपुर वाला जो क्षेत्र था, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर वाला जो क्षेत्र था वो वैशाली महाजनपद था। मगध जो पटना और गया का क्षेत्र था, और अंग जो भागलपुर का क्षेत्र था उसको अंग बोलते थे हम। तो वज्जी में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ इस महाजनपद में, ठीक है। 8 प्रांतों का संघ था, और लिच्छवी जो था इसमें गणराज्य था। वज्जी महासंघ में जो लिच्छवी था वो दुनिया का सबसे पहला गणराज्य, यानी कि दुनिया का सबसे पहला लोकतांत्रिक शासन कहाँ था? लिच्छवी में था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए अंग के बारे में हम क्या समझते हैं। मुंगेर और भागलपुर का जो क्षेत्र था ये था, और इनकी राजधानी जो थी चंपा थी। चंपा क्षेत्र को इसकी राजधानी बनाया गया था। वेन सॉन्ग ने इस बात का जिक्र किया है, कहा अपने ग्रंथ में जो है वेन सॉन्ग ने अंग की क्या बोला है, या अंग क्षेत्र को जो है उन्होंने बोला है चेमपोंग कहा है। ये तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप बीपीएससी के लिए देख रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी बस आप इतना याद रखो कि अंग महाजनपद जो है भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। अगला है मगध। मगध महाजनपद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस था, इसमें जो है पटना, गया, जहानाबाद और नवादा के क्षेत्र आते थे। 16 महाजनपद थे पूरे इंडिया में, ये बात आप लोगों को पता होगी। और 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध महाजनपद था। और प्राचीनतम राजधानी इसकी क्या थी? राजगृह थी, यानी आज की राजगीर, ठीक है। और बाद में राजधानी को कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया? बाद में राजधानी को पाटलीग्राम या पाटलिपुत्र जिसको बोलते हैं, पाटलिपुत्र या पाटलीग्राम जिसको बोलते हैं, यहाँ जो है राजधानी ट्रांसफर कर दिया गया। तो इस बात को याद रखिएगा। आगे देखिए मगध के बारे में थोड़ा विस्तृत चर्चा हमको यहाँ मिलती है। मगध जो है बृहद्रथ वंश का शासन था, और ये कहाँ से पता चलता है? पुराणों से और महाभारत काल से पता चलता है। महाभारत और पुराण में इस बात का जिक्र है कि बृहद्रथ वंश जो था मगध पे शासन करता था, और स्थापना इस महाजनपद की किसने की थी? बृहद्रथ ने ही की थी। प्रतापी शासक कौन था इस वंश का, बृहद्रथ वंश का? जरासंध जो था वो सबसे प्रतापी शासक था। और हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जरासंध का वध किया था किसने? भीम जी ने, महाभारत के भीम जी, उन्होंने जरासंध का वध किया था, ठीक है। अब देखिए जरासंध का अखाड़ा राजगृह में ही उपस्थित है, जिस अखाड़े में ही भीम ने लड़के जरासंध का वध किया था। रिपुंजय जो कौन था? रिपुंजय जो था ये आखिरी शासक हुआ बृहद्रथ वंश का, ठीक है। अब अगला वंश हम देख लेते हैं, हर्यक वंश। बृहद्रथ वंश के बाद हर्यक वंश आता है 544 ईसा पूर्व में, ठीक है। और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार सबसे प्राचीन ग्रंथ जो था उसके अनुसार ये था, ये ग्रंथ यहाँ पे गलत लिखा गया है। सबसे प्राचीन जो था वो शासक कौन थे? तो बृहद्रथ वंश के बाद हर्यक वंश। देखिए बृहद्रथ वंश का जो जिक्र है वो महाभारत में मिलता है, जो एक पौराणिक किताब है, लेकिन हर्यक वंश का जो है बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। और बिंबिसार ने अस्थाई सेना रखा हुआ था, इस बात को आप नोट कीजिएगा। बिंबिसार एक पहला ऐसा शासक था जिसने जो है अस्थाई सेना रखा हुआ था, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। और मगध का साम्राज्य जो विस्तार की शुरुआत भी किसने की थी? बिंबिसार ने की थी, इस बात को याद रखिएगा आप। तो साम्राज्य विस्तार की नीति क्या थी? या तो ये लोग युद्ध करके साम्राज्य विस्तार करते थे, या फिर वैवाहिक नीति भी अपनाई जाती थी, यानी कि विवाह करके ही साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया जाता था। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। अब देखिए विवाह के द्वारा कौन कौन से क्षेत्र जो है मगध साम्राज्य में मिलाए गए। तो एक कौशल क्षेत्र था, एक वज्जी था जिसको चेलाना नाम के राजा वहां पे शासन करते थे, और नहीं, चेलना उनकी बेटी थी जिनसे शादी करके वज्जी को अपने अंदर मिलाया था। और पंजाब में जो है क्षेमा नाम की राजकुमारी से शादी किया था और पंजाब को अपने अधीन किया था। और बिंबिसार के ही दरबार में जो थे विद्वान चिकित्सक जीवक रहा करते थे, ठीक है। और जीवक को उन्होंने चंद्र प्रघोत के इलाज के लिए कहाँ भेजा था? अवंती एमपी में भेजा था। किसने? बिंबिसार ने। इस बात को याद रखिएगा। अजात शत्रु ने पिता की हत्या की, ठीक है, इसी वंश का था बिंबिसार का पिता। और अन्य नाम क्या था इसका? कुणिक वंश, यानी कि शासक जो होते हैं जो पिता की हत्या करके बनते हैं, ठीक है। नोट इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द इस वंश के जो शासक थे उसने अपने फादर का मर्डर करके गद्दी ली थी, हत्या करके शासक बना हुआ था। तो बिंबिसार और अजातशत्रु देख लो यहाँ पे। बिंबिसार का हत्या किसने की? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने बिंबिसार का हत्या करके शासन अपने हाथ में लिया। और गौतम बुद्ध के समकालीन थे ये दोनों जन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट बात हो जाता है कि बिंबिसार और अजातशत्रु किसके समकालीन थे? गौतम बुद्ध के समकालीन थे। अब देखिए अजातशत्रु ने 16 वर्ष युद्ध किए वज्जी को मगध में शामिल करने के लिए। वज्जी गणराज्य को मगध में शामिल करने के लिए 16 वर्ष युद्ध चला था। और देखिए इनका जो मुख्य हथियार था अजातशत्रु, या अजातशत्रु का ही बोलिए, या फिर इस वंश का जो बिंबिसार वंश या पितृहंता वंश जो भी बोलते हैं, इसका जो है रथ मुशल और महाशिला कंडक। आपने देखा होगा जो मूवी आई हुई थी बाहुबली, उसमें एक ऐसा हथियार होता था, बीच में घोड़ा लगा रहता था
और आगे ऐसे तलवार लगे रहते थे, ठीक है। तो इस टाइप के जो हथियार थे जो इसी समय में बनाए गए थे, किसके समय में, अजातशत्रु के समय में जैसे हथियार बनाए गए जिन्होंने इन्हें युद्ध में अजेय साबित बनाता था, ठीक है। और 483 ईसा में क्या होता है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाता है अजातशत्रु के शासनकाल में। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अजातशत्रु के शासनकाल में किस महापुरुष का महापरिनिर्वाण हुआ था, या फिर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके शासनकाल में या किसके समकालीन हुआ था, तो अजातशत्रु याद रखिएगा। और उनके महापरिनिर्वाण के बाद ही पहला बौद्ध संगीति आयोजित किया गया 483 BC में, किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। इस बात को याद रखिएगा। अजातशत्रु के बाद उदयन आते हैं उनके बेटे, और अजातशत्रु का हत्या करके शासक बनता है, ठीक है। और पाटलिपुत्र को स्थापना करके अपनी राजधानी भी बनाता है, ठीक है। और नागदशक जो है इस उदयन की हत्या करता है, और अंतिम शासक हत्या करके नागदशक क्या करता है, शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम आते हैं, शिशुनाग वंश देखते हैं अभी, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी, शिशुनाग ने की थी। राजधानी क्या था इसका, वैशाली। देखिए ये जो था पटना जो है यहाँ स्थित है, बीच में गंगा नदी है, और इस पार वैशाली स्थित है। तो जब शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया, ठीक है, तो राजधानी को गंगा के इस साइड से उठा के इस साइड लेके गया, ताकि इधर के जो लोग थे वो इस पे हमला ना कर पाए और ये अपना शासन सही ढंग से चला सके, ठीक है। इसी वंश का एक शासक हुआ कौन, कालाशोक हुआ, जिसको काकवर्ण भी बोलते हैं, क्योंकि ये काले रंग का था इसीलिए इसको काकवर्ण या कालाशोक बोलते हैं। 383 ईस्वी पूर्व में दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में करवाया, किसने, कालाशोक ने। अब देखिए वैशाली में क्यों हुआ, क्योंकि वैशाली जो क्या थी, इस वंश की राजधानी थी। इस बात को याद रखिएगा। और इसी वंश में महानंदी, जिसको महापद्मनंद बोलते हैं, वो बना। इस वंश को मार के वो क्या किया, नंद वंश की स्थापना करता है। किसको मार के, कालाशोक को मार करके ये नंद वंश का स्थापना करता है। और इसके बाद देखिए नंद वंश की कहानी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने एक ट्रिक लिखा हुआ है, इस वंश को याद करने के लिए ह सी न, ठीक है, ह सी न। कई बार जो क्या होता है इसका सीक्वेंस भूल जाते हैं, ह से हर्यक, स से शिशुनाग और न से नंदवंश। तो इसको इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। अब देखिए नंद वंश की स्थापना जो है महापद्मनंद ने की थी, किसको मार के की थी, हर्यक वंश के शासक कालाशोक, हर्यक वंश के शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के मार को महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। और ये गैर क्षेत्रीय शासक था जिसने ये वंश की स्थापना की। इस बात को भी याद रखिएगा, पहला गैर क्षेत्रीय या गैर क्षेत्रीय शासक कौन था, तो ये था महापद्मनंद, जिसने नंद वंश की स्थापना की थी। उसने इसने क्या उपाधि धारण किया, सर्वछत्रांतक का उपाधि, एक राट का उपाधि और दूसरा परशुराम का उपाधि। ये 3 उपाधि किसने लिया था, महापद्मनंद ने। इस बात को भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बात। इसी वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। किसको हराकर, धनानंद को या घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या की, मौर्य वंश की स्थापना की। और 326 ईसा पूर्व में जो है इसी के शासनकाल में जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। वितस्ता की लड़ाई, हाइडोस्पिट की लड़ाई या झेलम की लड़ाई, झेलम नदी कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इसी बात को बोलते हैं, ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया था सिकंदर, और वहीं महापद्मनंद के सेनापति से लड़ते हुए उसकी हार हुई थी और वापस लौट गया था सिकंदर भारत को बिना विजय किए हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का क्वेश्चन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मौर्य वंश को और उसके आगे के वंशों को देखेंगे, मौर्य वंश नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिए। बाय, धन्यवाद, जय हिंद।